भेजे धांधली करके 2 वोट से पीटीआई को जितवाने की कोशिश कर रहे हैं। मुतालबा करेंगे कि हर वोट की गिनती हो। बैलेट बॉक्सिंग की चोरी कर रहे हैं। हम अपने छीने हुए सीट्स वापस लेके घर जाएंगे, वरना बैठेंगे और बैठेंगे। मैं चैलेंज करता हूँ पीटीआई को, जीत रही हो तो वजीर आला कौन बनेगा? अमजद एडवोकेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आला का उम्मीदवार है। रेस चल रहा है, हम देखते हैं कि कौन जीतता है। यहाँ से अब आपकी चोरी हुई सीट वापस लेंगे, ना ले सके तो आपका रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, तमाम अंदाजे दुरुस्त निकले, तमाम तज्ज़िये और तबसरे ठीक साबित हुए। वही हुआ जिसका पहले से ही खदशा था। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद भी वोट चोरी, मैंडेट पर डाका डालने और वोट चोरी किए जाने के इल्जामात और धांधली का शोर है। पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत ऑपोजिशन जमातों ने इलेक्शन नताइज को रिजेक्ट, जबकि हुकूमती जमात पीटीआई ने इलेक्शन को एक्सेप्ट किया है। ऑपोजिशन जमातों के अराकीन गिलगित के चौक चौराहों पर धरना दिए बैठे हैं और नारे लगा रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली नामंजूर। इंतखाबी मैदान अगरचे नया है, लेकिन नारों की गूंज वही पुरानी है। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के बाद तेजी से बदलते हालात पर मेरे 10 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के बाद क्या वोट को इज्जत मिली है या वोट की इज्जत मजीद कम हुई है? सवाल नंबर 2, बिलावल भुट्टो ने इल्जाम लगाया है कि गिलगित बल्तिस्तान में वोट पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी वोट पर डाका डालने वाले का नाम लेंगे? सवाल नंबर 3, बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान का मैंडेट चोरी करने वालों के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया है। क्या बिलावल वोट चोरी करने वाले को बेनकाब करेंगे? सवाल नंबर 4, हुकूमती जमात पीटीआई अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही। क्या इस गिरती मकबूलियत की वजह पीटीआई की 2 साला कारकर्दगी है? सवाल नंबर 5, अगर पीटीआई ने एक बार फिर आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई तो क्या एक कमजोर हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के हालात में बेहतरी ला पाएगी? सवाल नंबर 6, क्या मेरे कप्तान एक बार फिर यू टर्न लेंगे और सियासी लोटों के साथ मिलकर गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएंगे? सवाल नंबर 7, क्या गिलगित बल्तिस्तान में इस बार आजाद उम्मीदवारों के हाथों ब्लैकमेल होकर हुकूमत को वजारत आला और स्पीकरशिप आजाद उम्मीदवारों को देनी पड़ेगी? सवाल नंबर 8, मुस्लिम लीग नून इस वक्त इंतहाई सख्त बयानिए और नजरिए की सियासत कर रही है। क्या गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने नून लीग के नजरिए और बयानिए को मुस्तरद कर दिया है? सवाल नंबर 9, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज के बाद क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत गिराव तहरीक मजीद सरगर्म हो जाएगी? सवाल नंबर 10, ऑपोजिशन हुकूमत गिराने के लिए सड़कों पर है, जबकि कोरोना के बाद जल्द से जुलूसों पर हुकूमत ने पाबंदी लगाने का फैसला किया है। क्या ऑपोजिशन इस हुकूमती फैसले को तस्लीम करेगी? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब आपसे कुछ देर के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रजा साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे एंकर पर्सन इमरान सनाउल्लाह इस वक्त गिलगित से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले इमरान के पास जाएंगे। इमरान, ये बताइएगा कि इस वक्त गिलगित की क्या सूरत हाल है? एहतजाज हो रहे हैं वहां पर और किस पार्टी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है? मंसूर साहब, गिलगित की सूरत हाल जो है वो हर गुजरते लम्हे के साथ खराब होती हुई दिखाई दे रही है। एहतजाज का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और गिलगित का जो पूरा जिला शहर है इसमें मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ पॉइंट्स को अब बंद कर दिया गया है। टायर जलाए जा रहे हैं, एहतजाज किया जा रहा है। डीसी ऑफिस के बाहर पीपल्स पार्टी ने धरना भी दिया। मुस्लिम लीग नून की भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अब से कुछ ही देर पहले मैं इस वक्त वैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस के बाहर ही मौजूद हूं। यहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उनका यही कहना था कि शहर के अमन व अमान का ख्याल रखा जाए। उन्होंने पार्टी से अपील भी की कि अगर आपको कोई भी खदशात हैं, कोई भी तहफुजात हैं, कोई भी मुतालिबात हैं तो मेरे दरवाजे खुले हुए हैं। आपको ये भी साथ में बताऊं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अब से कुछ ही देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है। इसी ऑफिस से करीब है प्रेस क्लब, वहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 9 बजे। लेकिन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका ही कहना था कि वो अगर उनको कोई मसला है या कोई उनको तहफुजात हैं तो वो मेरे पास आ सकते हैं, मुझे बताएं, मैं तमाम मसाइल हल करने के लिए तैयार हूं। लेकिन साथ ही साथ बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो इस तमाम प्रोसेस में हमें देखने को मिले हैं। ये भी हमने कल ही ये चीज रिपोर्ट कर दी थी एक्सप्रेस न्यूज के तमाम नाज़रीन के लिए
कि बहुत स्लो प्रोसेस किया गया था ये पोलिंग का। हमने ये भी बताया कि रात कभी 10 बजे, 12 बजे, 1, 1:30, 2 बजे तक भी जो है वो पोलिंग होती रही और उसकी वजह हमें समझ नहीं आ रही थी। अभी तक जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, यहां पर भी एक भी हल्के का सरकारी नतीजा मौसूल नहीं हुआ। आप देख रहे हैं 7,45,000 वोटर थे और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात कर ली जाए तो 40-45 हजार वहां के वोटर्स बनते हैं। तो कल से लेके अब तक कितने घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी रिजल्ट इनके पास नहीं पहुंच सका। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुतालिक भी आज हमने उनसे बात की। तो जब प्राइम मिनिस्टर के मुतालिक हमने बात की कि वो आए, वुज़रा आए, वफाकी वुज़रा आए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो वज़ीर आला के इन्विटेशन पर आए थे, उन्होंने ऐसी कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। ठीक है इमरान, आप हमारे साथ रहिएगा, आप हमारे साथ रहिएगा। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब, आपकी पार्टी को इस वक्त नंबर्स तो जितने मिलने चाहिए थे, आपके पास 50% से ज्यादा की अक्सरियत नहीं मिल सकी, लेकिन आप लोगों का ये कहना है कि उम्मीद से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस है पार्टी की। लेकिन इस वक्त जो एहतजाज और कशीदगी फैली हुई है गिलगित के अंदर, क्या कहेंगे इस पे? क्या मामला को तय करने के लिए ऑपोजिशन के साथ कोई गुफ्तगू की जा सकती है? जी मुबारक अला सय्यिदना मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। एक बड़ा एक चार्ज पॉलिटिकल महीना 20 दिन गुजरे और बड़ा एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई, और यही है एक डेमोक्रेसी का एक हुस्न होता है कि तमाम लोग अपना अपना मैनिफेस्टो और अपनी अपनी परफॉर्मेंस लेके जाते हैं। और तहरीक इंसाफ के पास अलबत्ता एक एज था हमारे पास कि गिलगित बल्तिस्तान में हमने पहले हुकूमत नहीं की और हमारे पास एक होप था और एक परफॉर्मेंस वहां पे बेहतर करने के लिए लोगों को एक उम्मीद की किरण हमने दी। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून का इशू अलबत्ता दूसरा था, क्योंकि उनको 3-4 बार वहां मौका मिल चुका था। तो जाहिर है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो है वो तब्दीली चाहते थे, चेंज चाहते थे। मेरे तो ख्याल में मेरा तो अंदाजा था कि हम 15 के करीब लेंगे, क्योंकि जिस तरह का एटमॉस्फेयर था। लेकिन बहरहाल ये भी अच्छी खासी मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी है। और साथ साथ अगर आप देखें पिछला रिकॉर्ड भी उठा के देख लें तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और आज़ाद कश्मीर के अवाम भी हमेशा कोशिश करते हैं कि मरकजी हुकूमत में जिसकी हो उसके साथ जाने की कोशिश करते हैं ताकि पॉलिसी सेम रहे और वहाँ डेवलपमेंट का एक अपॉर्चुनिटी उनको मिले। यहाँ कहूँगा कि हमारे मुल्क का एक वतीरा है कि इलेक्शन के बाद लोग एहतजाज भी करते हैं और शोर व होता है। इसका बेहतर हल तो यही है कि मुस्तकबिल में फिर बड़ी जमातें बैठ के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में वो स्टेप्स लें ताकि इस तरह की चीजें वो जो एहतजाज होते हैं वो कम हो। लेकिन अभी इनके पास कोई सबूत अगर है तो वो इलेक्शन कमीशन में या फिर सुप्रीम कोर्ट वगैरह में दे सकते हैं। लेकिन ये एक नेचुरल है, जब आप हार जाते हैं, हमारे मुल्क में हार मानने का कल्चर इतना है नहीं। अब तो आपने अमेरिका में भी देख लिया। लेकिन दो चीजें मैं यहाँ पे और भी साथ साथ कहता चलूं कि कुछ जमातें ऐसी भी हैं जो कि चीखों पुकार कर रही हैं जिनकी वहां कोई स्टेक्स ही नहीं है। फॉर एग्जांपल जमीयत इस्लाम इस बार एक भी नहीं सीट जीत सकी। पिछली बार अगर आप उनका रिकॉर्ड उठा के देख लें, एक सीट थी उनके पास। तो वो जमातें जिनका कभी गिलगित बल्तिस्तान में स्टेक्स है ही नहीं, उनका बड़ा अजीब सा लगता है इस तरह की बात करना। मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को अल्लाह ने एक मौका दिया है। वहां जो हमारे लोग पास हुए हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि जैसे आप स्worn इन होते हैं आप दिन रात काम शुरू करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो पावर में कभी नहीं रहते, जब आते हैं तो 4-6 महीने जो है आप वो चीजों को समझने में आपको लग जाते हैं या आप वो पावर कॉरिडोर्स में आने के बाद वो चीजों को एंजॉय करते हैं। मैं समझता हूँ कि एंजॉय करने का या इनका वक्त बिल्कुल नहीं है। खान साहब को लोगों ने मैंडेट दिया है, तब्दीली का वोट है, परफॉर्मेंस का वोट है। पहले दिन से दिल लगा के 24 घंटे जो है आप काम करें दिन रात। इंशाल्लाह गिलगित की तकदीर जो है तहरीक इंसाफ बदलेगी इंशाल्लाह। शैला साहब ने सारी गुफ्तगू की। बिलावल भुट्टो साहब फरमाते हैं माय इलेक्शन हैज बीन स्टोलन, आई विल बी जॉइनिंग द पीपल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इन द प्रोटेस्ट शॉर्टली। और अब से कुछ देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो करने जा रहे हैं। ये शैला साहब किसने इलेक्शन चोरी किया है इनका? बिलावल साहब किसकी बात कर रहे हैं? जाहिर है कि वो लोग जो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट पे जो है जो अमल नहीं कर रहे थे, जिनके मिनिस्टर जा रहे थे, वजीर आजम खुद गए, और उन्हीं लोगों ने। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जमहूरियत का जो हुस्न है वो
आपकी वजह से तो नहीं है ना, जमहूरियत खुद ही हसीन है। आपने तो उस पर दाग लगाया कि आपके जमहूरी तरीके पे आपकी पार्टी ने अमल नहीं किया। इलेक्शन से 2 दिन पहले मेहदी शाह के सामने आपके जो सपोर्टर्स हैं तहरीक इस्लामी, आपने उनके बंदे को बिठा के मुशीर बना, अपने बंदे के हक में बिठाया और मुशीर बना दिया। उसको चैलेंज किया गया तो इतनी बड़ी बात थी कि इलेक्शन कमीशन को धनिया नहीं पीना चाहिए था कि हुकूमत की तरफ से एक रिश्वत दी गई, एक कैंडिडेट को बिठाया पहले और फिर उसे मुशीर गिलगित बल्तिस्तान बना दिया गया कश्मीर के वजीर का। तो ये नजर नहीं आया, या वहां पे पोस्टल बैलेट जो थे वो डबल क्यों थे, या ये कि चेयरमैन बिलावल को आखिरी दिन स्पीच नहीं करने दी गई जो लास्ट इलेक्शन कैंपेन डे था। इसके अलावा गिलगित में टीचर्स जो हैं जो एडहॉक पे 22 साल पुरानी थी, 10 साल 12 साल, उनको भी 8 दिन पहले जो है हटा के नए इंटरव्यूज कर डाले। केयर टेकर गवर्नमेंट में ये नहीं होता। तो जमहूरियत के हुस्न को पे तो आप ना जाएं, आपने सिर्फ गहनाया ही है उसे। बाकी बात यह है कि जो इलेक्शन के दिन हुआ वो बहुत सारे अखबार ने भी लिखा है, नोमल में जिस तरह हुआ, रोनू में जिस तरह हुआ, या कल इलेक्शन के रिजल्ट से पहले जो कुछ हुआ कि रिजल्ट आ रहे थे तो पीपल्स पार्टी की बड़ी वाज़ेह अक्सरियत थी। जो शख्स जो है 1000 से ज्यादा की लीड पे था उसको सुबह रिजल्ट रोक के सुबह का तुम 2 वोट से हार गए। शैला साहबा, ये सलीम साफी साहब एक बड़े जाने माने तज्जियाकार हैं, आप ट्विटर के ऊपर भी मौजूद होंगी, वो भी ट्विटर के ऊपर मौजूद हैं। उनकी एक ट्वीट बड़ी इस वक्त वायरल चल रही है। उन्होंने कहा बिलावल भुट्टो साहब को एक धचका लगा था पहले नवाज शरीफ साहब के हवाले से, ये जो रिजल्ट आया है गिलगित बल्तिस्तान का, इस हवाले से उसी तरह का धचका लगा है या थोड़ा सा कम धचका लगा है? हरगिज नहीं, वहां पे पीडीएम ने इलेक्शन नहीं लड़ाया है, बल्कि एक ही सीट जो नून लीग ने जीती है उसमें शायद पीपल्स पार्टी को हराया है। ये कोई ऐसे धचके की बात नहीं है। और उस पर भी बिलावल साहब ने कहा था कि वजीर आजम रह चुके हैं नवाज शरीफ साहब, उनके पास सबूत होंगे, मैं उनसे मिलूंगा, वो अपने सबूत दें। उसको बीबीसी के आप इंटरव्यू को अच्छी तरह पढ़ें। और जो ये कहा जा रहा है आपके पास सबूत है, वहां पर हुकूमती जमात जीतती है, तो भाई हुकूमती जमात ही तो नहीं जीत रही, इसलिए वो दूसरों के रिजल्ट रोक रही है। आपके पास सबूत है शैला साहबा? उन्होंने कहा कि पीएम रह चुके हैं नवाज शरीफ, उनके पास सबूत होगा जो ये। नहीं, मैं कह रहा हूँ बिलावल साहब कह रहे हैं ना इलेक्शन चोरी हुआ है मेरा, आपके पास सबूत है इसके? जी बिल्कुल, हम इसी पे जा रहे हैं। अच्छा। और इसी पे बात करते हैं कि जीते हुए इलेक्शन जो है अचानक रात को, मुझे आप बताएं टोटल पोलिंग स्टेशंस पे जो वोट कास्ट हुआ है वो 17,000 तक हुआ है। ठीक है। मुख्तलिफ जमातों को जब हम देखते हैं, कौन से जाहिल बिठा दिए जो अब तक 17,000 नहीं गिन सके वोट। अभी तक दयामीर के 2 हल्कों का वोट नहीं आ सका, अभी तक कोई फाइनल सरकारी नतीजा नहीं आ सका। भाई ये तो फिर वही बात हो गई जो पहले पिछले इलेक्शन में गांछे में हुआ था कि इंजीनियर इस्माइल जो है उनके 31 वोट पोस्टल बैलेट जो थे वो चैलेंज हो गए थे। 4.5 साल बाद कहा गया कि जी इंजीनियर इस्माइल जीत गए। 4.5 साल तक 31 वोट जो थे उनको यूं किया गया, फिर 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 यूं किया गया। तो ये सबूत तो इसी तरह के होते कि 129 नंबर का जो शख्स था, वो मुझे उसका हल्का नहीं मालूम, उसने कहा मेरा वोट नंबर 129 है और मेरा जो है वोट पोस्टल बैलेट के जरिए कास्ट कर लिया गया, मैं तो सरकारी मुलाजिम भी नहीं हूँ। ये सारी चीजें चैनल्स ने भी चलाई। ठीक है। अच्छा, मैं शख्स भी कह रहा है, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी है जी हमारे साथ। उसके बाद एरे तक लोगों को बंद कर दिया ताकि वो वोट पे पूछें कि भाई किसका वोट कौन जीत रहा है, तो उस हिसाब से वोट कास्ट कर दे। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये सर आपने जो कुछ भी सुना है, आज मैं नून लीग का शाहिद खान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि जनाब हमारे साथ वही हुआ है जो 2018 के इलेक्शन में हुआ था। लेकिन सर जो सर्वे रिपोर्ट्स आए थे, वोटिंग पैटर्न तो काफी हद तक वही नजर आता है। आप लोगों के पास क्या सबूत है कि किसी किस्म की कोई प्री पोल रिगिंग हुई है या ऑन द पोलिंग डे भी कोई रिगिंग हुई है, कोई धांधली हुई है? क्या सबूत है आपके पास? मंसूर भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से पहले जिस तरह पीटीआई की हुकूमत ने हमारे जो सबका कैंडिडेट थे, हमारे सबका जो मेंबरान थे गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के, जिनमें गुजरा भी शामिल थे, उन्हें जिस बड़ी तादाद में 200 नागरिक के जरिए हमारी जमात से हटा के
अपनी सफ़ों में शामिल किया गया। इससे बड़ा सबूत तो क्या हो सकता है कि हमारे तकरीबन 6 से 7 जो वुज़रा हैं वो मुस्लिम लीग छोड़ के दूसरी जमात में चले गए और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसके बाद जो ये एक मिनट वुज़रा- डॉक्टर साहब, ये धांधली कहलाएगी? ये 6 से 7 वुज़रा का नून लीग से पीटीआई में चले जाना, इसको धांधली कहेंगे? नहीं, देखें बात ये है जी कि बगैर किसी उज़र के, बगैर कोई पार्टी की क़यादत से, बगैर किसी नाराजगी के अगर आप मुख्तलिफ हथकंडे लगा के एक जमात के कैंडिडेट्स को वरगला के या मजबूर करके या ब्लैकमेल करके अपने साथ शामिल करें, उसको और आप क्या कहेंगे? इसको धांधली नहीं कहेंगे, पीपल रिगिंग नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? क्या आप इलेक्शन से आए, इलेक्शन से पहले उस पाकिस्तान का वो हिस्सा, वो एक अब तो प्रोविजनल हम उसे अपना सूबा कहेंगे कि जिसमें टोटल जो है वो असेंबली की सीटें 25 हैं, उसमें 6-7 लोग वैसे ही भगा के ले जाएं। तो मुझे आप बताएं कि क्या ये पी पोल रिगिंग नहीं है? मैं तो कहूँगा ये पी पोल रिगिंग है। अच्छा, अगर हम भी किसी जमात के और हम हुकूमत में हो, मरकज में, और वो चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे वो आज़ाद कश्मीर हो, अगर वहाँ पे इस अंदाज से वफाकी हुकूमत असरअंदाज हो रही हो कि वहाँ पे जो करंट गवर्नमेंट हो उसके सिटिंग वुज़रा को और बाकी भी मेंबरान जो थे उन असेंबलीज के, जो गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली है, उन्हें डरा धमका के और लालच दे के आप उन्हें अपनी जमात से मुनहरिफ कराएं, तो यकीनन ये प्री पोल रिगिंग है। इसको तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि ये धौंस और धांधली और लालच के जरिए ये काम किया गया। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कि जिस तरह वफाकी वुज़रा ने वहाँ पे जाके स्कीमें बांटी, पैसे बांटे, जिस तरह वहाँ पे जाकर लोगों को लालच दिया गया और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लिंक किया गया कि जी हुकूमत अगर जीतेगी, या हुकूमत मीन्स पीटीआई जो मरकज में हुकूमत में है, तो ये प्रोजेक्ट्स होंगे। हम मंसूबे अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन अमल दरामद तब होगा जब हमारी यहाँ पे हुकूमत बनेगी। फिर जो अभी शाला रजा साहिबा ने कहा कि पोलिंग वाले दिन हमारे यहाँ से सीनियर जो हमारे लीडर्स हैं, हसन इकबाल साहब, खुर्रम दस्तगीर खान, चौधरी आबिद रजा और भी 1-2 लोग वहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए वहाँ पे मौजूद थे। तो वो इलेक्शन डे वाले दिन वो भी इकट्ठे हो रहे हैं, वो भी आवाम के सामने आएंगे। और इस सब के बावजूद आप देखें कि इंडिपेंडेंट्स जीत रहे हैं, ठीक, आजाद जीत रहे हैं, हुकूमत फिर भी नहीं जीती है। ये जो कहते हैं ना जनाब कि हम जीत गए हैं, फिर भी नहीं जीते, फिर भी ये उतनी तादाद में सीटें हासिल नहीं कर सके जितनी तादाद में आजाद उम्मीदवार जीते हैं। तो बड़ा एक अजीब सा पैटर्न रहा है इसमें। वो आप नहीं कह सकते जो प्रेडिक्शंस की जा रही थी या जो आप कह रहे हैं सर्वे किए गए थे, वोटिंग पैटर्न जो है वो मुख्तलिफ रहा है। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए भी ये बड़ा मायूस है, अपने तमाम तर वो जो इख्तियारात आने के बावजूद ये उनके लिए बड़ा मायूस इलेक्शन रहा है। मैं एक मिनट जरा इमरान सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद है। इमरान, ये बताइएगा कि ये जो एहतजाज हो रहा है इसमें बिलावल भुट्टो आज हमें नजर आए कि वो आए, प्रोटेस्टर्स के पास खड़े भी हुए, वहां पर उन्होंने स्पीच भी की। क्या नून लीग की जानिब से भी इसी तरह का एहतजाज हो रहा है, या नून लीग आपको लगता है कि बैकफुट पे है? इस प्रोटेस्ट को अगर कोई लीड कर रहा है तो पीपल्स पार्टी कर रही है? क्योंकि नून लीग जो है वो इस हल्के में तीसरे नंबर पर आई है और बिलावल भुट्टो जरदारी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं जमील अहमद, वो रात तक जो है वो सबको यही पता था कि वो जीत रहे हैं। गैर सरकारी नताज जो हमारे पास भी आए उसके मुताबिक भी उनकी काफी लीड थी और रात सारी वो लोग जश्न मनाते रहे और बहुत ज्यादा हवाई फायरिंग भी हुई। लेकिन सुबह उठते साथ ही पता चलता है कि वो सिर्फ 2 वोटों से जो है वो हार गए हैं। उसके बाद जो हालात खराब होना शुरू हो गए और बड़ी तादाद में लोग पैदल, गाड़ियों पे, बाइक्स पे जाके डीसी ऑफिस के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गए। फिर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे हसन इकबाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी चल रही थी, वो इसी हल्के में हो रही थी, मरकजी सेक्रेटरीट PMLN में, तो वहां पे आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने लोग इकट्ठे होना शुरू हुए, उन्होंने टायर जलाना शुरू कर दिए, गाड़ियों को रोकना शुरू कर दिया। और एक जगह पे नहीं हुआ, ये कम से कम दर्जन भर से ज्यादा पॉइंट्स पर उन लोगों ने आग भी जलाई, टायर जलाए, एहतजाज किया गया। इवन के मीडिया को भी मूवमेंट में मुश्किलात का सामना
पेश आ रहा था। अभी हम जिस इलाके में मौजूद हैं, ये बड़ा हसास इलाका है, बड़े बड़े सरकारी दफातर यहाँ पे है, इलेक्शन कमीशन यहाँ पर है, दीगर दफातर यहाँ पर है, लेकिन यहाँ से भी अगर हमें मूव करना होगा तो मेरा ख्याल है कि शायद हम भी मूव ना कर पाए, क्योंकि दाएं जाए यहाँ पे बंद है, बाएं जाए यहाँ बंद है, गलियां तक उन लोगों ने बंद कर दी हुई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान सनाउल्लाह आपका। इमरान सनाउल्लाह हमारे एंकर पर्सन वहां पे मौजूद है, वहां की लम्हा लम्हा रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब आगे क्या होना है, ये मामला हल किस तरह होगा? क्या पाकिस्तान के अंदर हर आने वाले इंतखाबात के बाद धांधली का शोर होगा, वोट को इज्जत मिलेगी या वोट की बेहुरमती हो रही है? मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले गिलगित की सूरत हाल हम जान रहे थे, अब आगे क्या होगा? एक जगह पे आज वज़ीर आज़म ने यह ऐलान किया है कि अवामी इज्तिमात के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, अगर शादियां भी होंगी तो आउटडोर होंगी और 300 से ज़्यादा अफराद उसमें शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकते। अली मोहम्मद खान साहब, गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ हुआ है, रावलपिंडी के अंदर इस वक्त जो कुछ हो रहा है, उसके बाद आपके ख्याल में मुल्क के हालात कंट्रोल करने में हुकूमत नाकाम तो नजर नहीं आती कहीं? नहीं मंसूर साहब, देखें, गिलगित का जो वाकया था, जो इलेक्शन हुआ है, वो तो बड़ा एक हाईली चार्ज एटमॉस्फेयर में सारा हुआ है। और आपने देखा होगा कि मैं तो खुद नहीं जा सका, लेकिन मैं बड़ा खुश होता था किसी भी पॉलिटिकल जमात की जब गैदरिंग होती थी, उसमें बहुत रश होता था। मैं समझता हूँ इस चीज से आपका पॉलिटिकल कल्चर बड़ा जो है वो मजबूत होता है। हारना जीतना इसमें लगा रहता है, कुछ 100% फेयर हर जगह नहीं होता, कुछ ना कुछ मसले मसाइल हर इलेक्शन में रहते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज जितना मैंने इसको फॉलो किया, क्योंकि जिस दिन इलेक्शन हो रहा था मैं भी हल्के में ही था, तो लम्हा बलम्हा तो नहीं देख सका, लेकिन कोई ऐसी अनटोवर्ड एक्सीडेंट की मुझे कम से कम मेरे नॉलेज में नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा कोई बंद कर दिया गया हो, जिस तरह फायरिंग हो गई हो, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा, इस तरह की चीजें होती हैं। मैं समझता हूँ ये इंशाल्लाह होपफुली विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह इलेक्शन होते रहेंगे ये प्रोसेस बेहतर होता जाएगा। लेकिन इसमें बुनियादी रोल हम लोगों का है कि इलेक्टोरल प्रोसेस को मिलकर हम इसको ठीक करें, क्योंकि ये रोना धोना फिर हमेशा लगा रहेगा, ये तो फिर कोई भी इसको जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये एक नेचुरल चीज है। अब जिस तरह ये बिलावल साहब की मैंने स्पीच सुनी है, उसका कुछ हिस्सा मैंने सुना है, बड़ा अजीब सा लगा है, क्योंकि उनका जो पिछला था, एक सीट थी उनकी, उससे वो बढ़ा के वो 3-4 तक मेरे ख्याल में गए हैं। असल में जो दचका पड़ा है वो तो मुस्लिम लीग नून को पड़ा है, क्योंकि उनका बयानिया रिजेक्ट हुआ है। और मंसूर साहब, मैं समझता हूँ बड़ा एक पॉलिटिकल मेरे ख्याल में एक सुसाइड किया मुस्लिम लीग नवाज ने। उसका नुकसान मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को उनसे ज्यादा इसलिए हुआ कि पीपल्स पार्टी का वहां एक स्टेक था। वो क्या था कि एन इलेक्शन के पीक के टाइम पे जो स्पीच, जो एक इंटरव्यू दिया मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बीबीसी को, वो बड़ा इनके लिए मैं समझता हूँ लीथल इसलिए हुआ कि जो बयानिया खड़ा किया था मियां साहब ने, मुझे क्यों निकाला सके के वोट को इज्जत दो तक, और ये बात करना कि एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं होगी, उसको एन इलेक्शन के दौरान मैं समझता हूँ कि उन्होंने जाके बिलावल साहब के बदकिस्मती से पीठ में छुरी इस तरह से घोंपी है कि उसका नुकसान पीपल्स पार्टी को मेरे ख्याल में हुआ। लोगों ने ये देखा कि एक तरफ दो जमातें हैं जो कट थ्रोट एक दूसरे के मुखालिफ हुआ करती थी, अब एक टेबल के आर पार वो बैठे हैं और वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से बात होगी लेकिन इनको घर भेजा जाए। मतलब है कि आप आइन को तोड़ के इनको किसी भी तरीके से इलेक्टेड गवर्नमेंट को, तो लोगों ने ये फील किया कि दे आर ओनली आफ्टर पावर, इनको सिर्फ ताकत चाहिए, उसूल सिंह का कोई काम। वोट को इज्जत दो का जो नारा था वो गिलगित की और स्कर्दू की सर्द हवाओं में या बस्ता हवाओं में उसको पाश कर दिया मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, और उसका नुकसान पीपल्स पार्टी को भी हुआ। लोगों ने रिजेक्ट किया उनके बयानिए को। जहां तक दूसरे वाक्य का ताल्लुक है, देखें उस पे हम सबके दिल दुखी हैं, और जितना कोई भी किसी भी मुसलमान को दुख हो सकता है उतना इमरान खान साहब को भी है। और वाहिद दुनिया में 2 लीडर निकले हैं ओबर के जिन्होंने इस इशू पे बात की है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई फ्रांस में, और इमरान खान साहब और तैयब एर्दोगान साहब, ये दोनों निकल के आए हैं पूरी इस्लामिक उम्मा में। और इमरान खान साहब वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने पूरी इस्लामिक दुनिया के तमाम लीडरान को खत लिखा है और उनको कहा है कि जॉइंटली इस पे हम आवाज उठाएं। और जिस तरह उन्होंने मिसाल दी है वेस्ट को कि जिस तरह होलोकॉस्ट बात नहीं कर सकते उस तौर पे, तो हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को भी एक कानून की शक्ल में दुनिया की सतह पे, ताकि उसके खिलाफ भी कोई कानूनी तौर पे कोई बात ना कर सके। तो खान साहब तो इसको लेके चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सबके इस पे जज्बात बिल्कुल सेम है जी। ओके, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये असल गुफ्तगू सुनी, अली साहब का कहना है कि असल में बयानिया की वजह से, जो सख्त बयानिया लिया हुआ था मरियम नवाज ने और मुस्लिम लीग नून ने, उसकी वजह से शिकस्त हुई है, और उसका नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उठाया है।
सच्ची बात यह है कि अली साहब ने जो बात की है मुझे तो समझ ना सका मैं इसे, बाकी नाज़रीन पता नहीं कैसे इसे समझ पाएंगे। तो उसका नुकसान मुस्लिम लीग नून को किस तरह हो गया और फिर पीपल्स पार्टी को भी उसका नुकसान हो गया और किस किस ने सफर किया। कोई ऐसी बात मरियम नवाज साहिबा ने इस पूरे अपना कैंपेन के दौरान और बिल्कुल आखिरी दिनों में नहीं की, जो नवाज शरीफ साहब के बयानिए से अलग हो, जो मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ से अलग हो। और हमारी जमात का अपना एक मौक़िफ़ है, हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पीडीएम में एक अलायंस जरूर है, 11 जमातों का एक इत्तेहाद है अपोजिशन का, जिसके तहत हम काम कर रहे हैं। लेकिन हर जमात का, कई दफा ये हम अर्ज कर चुके हैं, सबको पता है कि इलेक्शन हमने अपने अपने प्लेटफॉर्म से लड़ना है। जैसे गिलगित बल्तिस्तान में पीडीएम ने इलेक्शन नहीं लड़ा, जमातों ने इलेक्शन लड़ा है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमारे उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उनके उम्मीदवारों ने हमारी जमात के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है और यही यहाँ पे आगे होगा। और ये एक मैं समझता हूँ कि मैसेज है कि जमातें अब सियासी पुख्तगी का और मेच्योरिटी का सबूत दे रही हैं, जो मंशूर अलग होने के बावजूद अपने जमात के प्लेटफॉर्म को आगे इस्तेमाल करके हम इलेक्शन लड़ने के बावजूद हम एक दूसरे के साथ दस्ते गुरबान नहीं के माजी की हमारी कुछ तारीख जो है वो बहुत खूबसूरत नहीं रही, एक दूसरे के साथ बहुत दुश्मनी की जाते रहे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज एक सियासी अगर बालिग नजरी का मुजाहरा किया जा रहा है तो उसमें ये सारी हकीकतें जो मैंने आपके सामने रखी है। बाकी मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं ये कहूंगा कि जिस तरह हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान में चीजों को मैनेज किया है, ये अपनी मैनेजमेंट में कामयाब रहे, ये अपनी हिकमत अमली को अमली जामा बनाने में बिल्कुल कामयाब रहे हैं। और अब जहांगीर तरीन साहब का मेरा ख्याल है जहाज आपका कोई खराब है, उसकी कोई मरम्मत हो रही है, या उनका अपना मूड खराब है, या पीटीआई से ताल्लुकात ठीक नहीं है, वरना इस वक्त तक उनका जहाज वहां पहुंच चुका होता। अच्छा। और अब मुझे पता चला वजीर है जो ये मैनेज कर रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जैसे अब पंजाब में यहाँ देखें कि हमारी जमात की इनकी जमात पे बरतरी हासिल थी, लेकिन वो ऐसा उन्होंने जहाज चलाया और जुगलू चलाया कि यहाँ पे हुकूमत बना ली उन्होंने। ठीक है सर। तो वहां पे भी मैं समझता हूँ कि इंडिपेंडेंट्स को अभी ये काबू करेंगे और जो इनके आप ये कहें कि मंसूबे थे वो ये पूरे कर लेंगे। शैला साहब, मैं दोबारा अली मोहम्मद खान साहब ने जो बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम लीग नून ने जो एक सख्त बयानिया लिया हुआ था उसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी नुकसान पहुंचा है और लोगों ने क्योंकि आपको भी नथी किया पीडीएम के प्लेटफॉर्म के हवाले से, जिसकी वजह से आप लोगों को वोट नहीं मिल सके। कितनी सच्चाई है इस बात में, आप क्या समझती हैं? मैं समझती हूँ कि वोट को पहले से ज्यादा इज्जत मिली है और जिस तरह से चेयरमैन गए, फिर मरियम साहिबा गई और जिस तरह से कैंपेन चलाई, लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले, जिसकी वजह से इन्हें सादा अक्सरियत भी नहीं मिल सकी, जबकि इन्होंने पूरी इंजीनियरिंग की, पूरी इंजीनियरिंग। इनके वुज़रा जो थे, हम तो वोट बैंक के लिए लड़ रहे थे, इन्होंने नोट बैंक खोला हुआ था कि वोट दोगे जितने इतने नोट मिलेंगे। हम कानूनी चाराजोई कर रहे हैं, इन्होंने कानून खोला हुआ था। तो वहां पे जिस तरह गंदम बटी, आटे के थैले बच्चे जिसपे लाल और हरे हाथ थे, वो सब मैं देखे। और मैंने इतनी बड़ी बात बताई जिस पे आपने कंसिडरेशन में नहीं ली कि स्कर्दू 1 में इन्होंने मुशीर बना दिया विड्रॉ करने वाले को। मैं जवाब ले लूं इसका, अभी ले लूं, आपने का कंसीडर नहीं किया, मैं डायरेक्टली अभी जवाब ले लेता हूं इस बात का। एक मिनट जी बोलिए। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी और डीआईजी या किसी को इन्होंने 22 में ग्रेड दिए केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरान। तो मैं कहूंगी कि चेयरमैन को आखिरी दिन जलसा करने नहीं दिया, जिसकी वजह से वो इस्लामाबाद आ गए। तो अब अगर मेरे चेयरमैन ये कह रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट्स को बड़े बड़े लोगों ने फोन किया, तो फिर हम बात कर रहे हैं ना, फिर चैनल आपके दिखा रहे हैं, चाहे रोंदू हो, बहुत सारी जगहें हों। 2 सवाल शैला साहब, 2 सवाल ले लें। एक तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी अगर आखिरी दिन गिलगित में जलसा कर लेते तो क्या रिजल्ट बहुत बेहतर हो जाना था? बात ये नहीं है कि बेहतर हो जाना था, बात ये था कि उनका राइट था, पॉलिटिकल राइट, जमहूरी उनका हक था, उन्हें नहीं करने दिया गया। अच्छा, दूसरी बात, ठीक है, दूसरा सवाल आपने फरमाया कि आपके लोगों को जो है वो फोन आ रहे थे, बड़े बड़े लोगों के। कौन है ये बड़े बड़े लोग? नाम लेना बताएं तो सही, कौन है ये बड़े बड़े लोग? हाँ, ये मैंने आज ही चेयरमैन के मुंह से जलसे में सुना है।
तो इस तरह की बात तो नहीं है कि जिसको आए बाएं शाएं कर दिया जाएगा या उसे डिलीट की तरह के नहीं, बड़े लोगों से क्या, बड़ी उम्र के लोग हैं, बड़े ओहदों के लोग हैं, बड़ी हैसियत के लोग हैं, किस किस्म के बड़े लोग हैं? ये आप चेयरमैन बिलावल से पूछे। मैं ये कह रही हूँ ये बात डिलीट नहीं हो सकती है, जैसे वजीर आजम ने इंटरिम सूबा कह के बयान दे के फिर वापस इसे डिलीट कर दिया। ठीक है, मैं नाज़रीन एक देता हूं ताकि उसके बाद अली मोहम्मद खान साहब से पूछ सकें ये कौन से बड़े लोग हैं जो फोन करते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी परेशानी का सामना है, नून लीग को भी परेशानी का सामना है। बड़े लोगों के लिए एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले शैला रजा साहिबा फरमा रही थी कि बड़े बड़े लोगों के फ़ोन आते हैं और जिसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। अली मोहम्मद खान साहब से पूछेंगे। अली मोहम्मद खान साहब, परेशान नहीं हुए, उन्होंने अपने आप को आजाद नहीं लड़ाया, उन्होंने फिर भी इसी टिकट से लड़े। ये बता रहे थे चेयरमैन आज के खिताब में। अली मोहम्मद खान साहब, ये कौन से बड़े लोग हैं जो ये फोन करते हैं? तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शायद बता पाए, लेकिन मुझे जो जिस बात की खुशी है वो ये है कि वो जो पीडीएम का जो बस चल पड़ी थी जिसमें 12 मसाले की चाट थी, कोई तुरबत जा रहा था, कोई कश्मीर जा रहा था, कोई कराची, कोई पेशावर, सबके अपने अपने नजरिए थे और अपने अपने मकासद के लिए सारे इकट्ठे हो गए थे। उस पीडीएम जिसको मैं पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट कहता हूँ, पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन, उसका एक्सीडेंट हो गया मंसूर भाई। उसका एक्सीडेंट हो गया, पता है किसके साथ? पीडीएम का एक्सीडेंट हो गया गिलगित में, अवाम के साथ। अवाम ने फिर दिखा दिया, बिलावल साहब और मरियम बीबी बुरा मान गया। मैं क्या करूं? शैला रजा साहब कुछ कमेंट करना चाह रही हैं? जी शैला साहब। इन्होंने आज 12 मसाले का इनके साथ ही मिक्स अचार कहते हैं। मैं ये कहती हूँ कि चले मिक्स अचार में जितने भी जोज हैं वो नजर आते हैं, लेकिन हुकूमत तो माजून हो गई है, कुछ भी नजर नहीं आता, एक यकजान और कड़वी जायके में। खैर, मैं ये कहती हूँ कि मैं समझती हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान का जो इंतखाब है, यहाँ पे पहली दफा ऐसा हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट अक्सरियती पार्टी नहीं बन सकी और फिर उसकी वजह से उसने मजीद रात में बेईमानी की और अब तक खत्मी नताइज नहीं आ सके। ये इनके लिए डिस्ट्रक्शन हो गया। अच्छा, मैं आगे चलता हूँ। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आगे पीडीएम के जलसे जो हैं वो प्लान किए गए हैं और आज ही वजीर आजम की जानिब से ऐलान किया गया है कि अवामी इज्तिमात के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। अब आपकी पीडीएम की जो पूरी तहरीक है, क्या वो इसकी हुक्मदूली करेगी, क्या करेगी, आगे का क्या प्लान होगा? देखिए, कोरोना की जो नई लहर पाकिस्तान में आई है, यकीनन हमें उससे पूरी तशवीश है और आवाम के जो मसाइल पैदा हो सकते हैं, हम उससे बेखबर नहीं है। अभी ये जो पीछे 2-3 हफ्ते गुजरे हैं, इसमें भी आपने देखा कि मीडिया के जरिए कौम तक भी पैगाम जो है पहुंचाया गया कि नई कोरोना की लहर जो है, सिर्फ केसेस कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। लेकिन हुकूमती तर्जुमान जो साथ साथ ये कह रहे थे, उसके साथ साथ आपने देखा कि वज़ीर आज़म जो है वो जलसे भी कर रहे और एक से ज़ायद उन्होंने अवामी इज्तिमात किए, जलसे किए। हालांकि वज़ीर आज़म को वो बयान देने के लिए या वज़रा को बयान देने के लिए उनके पास बहुत सारे फोरम होते हैं, कोई जलसे करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन उन्होंने किए। एक सांस में कह रहे हैं कि कोरोना से अवाम को खतरा है, दूसरी सांस में जनाब जलसों पे ऐलान कर रहे हैं। ये तो उनका अपना रवैया है। नहीं, उन्होंने भी डॉक्टर साहब आज कैंसिल कर दिए हैं। रशकई के अंदर उनका जलसा था, आज प्राइम मिनिस्टर ने वो कैंसिल कर दिया। नहीं, मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैंने 2-3 हफ्ते पहले की बात की है। ठीक है, ये कोरोना की नई लहर जो है ये कल से शुरू नहीं हुई, 2-3 हफ्ते हो गए हैं कि लोग जो है इस बारे में मौसम किया है। लेकिन जहां तक पीडीएम के फ्यूचर जलसों की आपने बात, आज भी कमेटी की मीटिंग की, तो अब आगे के जो हिकमत अमली है, पहली बात तो ये कि पीडीएम के तमाम जितने भी लीडरान है उन्होंने मुश्तरका तौर पर जो है वो तय कर ली है। लेकिन आज तक की बात यह है कि आइंदा के जो जलसे हैं वो अपने जो उनकी तरतीब है उसके मुताबिक मुनक्किद होंगे। जिन तारीखों का ऐलान किया गया है, अब इसके बाद 18 तारीख को जलसा जो है वो एक मानसरा में है, लेकिन वो पीडीएम का नहीं है, पेशावर का जलसा है, वो पीडीएम का जलसा होगा और अगले उसका इतवार का। फिर उसके बाद जो एक मुल्तान का जलसा है, फिर लाहौर का जलसा, ये अपने मुकर्रर औकात पे और मुकर्रर जो तारीखें इनके ऊपर होंगे। लेकिन
जो SOPs हैं, जैसे मैं ये कहूंगा कि कोयटा के जलसे में मैं जरूर अप्रिशिएट करूंगा कि वहां पे जितने PTM के जलसे हुए सबसे ज्यादा SOP उसमें फॉलो। ठीक है सर, मैं एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मजीद इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी वज़ीर आज़म ने कोरोना के सिलसिले में आज जो नए अहकाम जारी किए हैं, इज्तिमाई जो इज्तिमात हैं उनके हवाले से पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। अली मोहम्मद खान साहब, इसका इतलाक आज से ही स्टार्ट हो जाएगा? पूरे पाकिस्तान में जहां जहां कोई इज्तिमात हो रहे हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी? मंसूर साहब, खान साहब ने तो डायरेक्शन बड़ी क्लियर बता दी है कि वो चाह ये रहे हैं कि बड़े बड़े इज्तिमात ना हो और बिजनेस भी साथ ज्यादा उस तरह से इफेक्ट ना हो कि मुकम्मल बंद ना किया जाए, लेकिन SOPs के साथ वो काम करें। शादियां ज्यादा जो है वो खुली जगहों पे हों, और अगर आपने वहाँ हॉल्स में, क्योंकि बड़ा बिजनेस होता है, शादी हॉल्स का बड़ा बिजनेस है शहरों में बिलखुसूस, तो उस पर भी उन्होंने बात की है कि कम तादाद में लोग वहाँ पे आए। एजुकेशन का तो शफकत महमूद भाई ने जो बात की है वो तो यही है कि उसका वो डिसीजन लेंगे, लेकिन अभी हमने देखें काफी सारे इस दफा ये तेजी की लहर आई है, और काफी पिछली बात अब थी तो हम सोचते थे कि कहीं उस मोहल्ले में कहीं कोई बीमार है। अभी हमारे अपने खानदानों में और अपने जमातों में और इर्द गिर्द आप देख रहे हैं कि लोग बीमार हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एहतियात करनी चाहिए। पॉलिटिक्स कैन वेट, लेकिन इंसानी जिंदगी जो है वो एक दफा चली जाए फिर वापस नहीं आती, और हमने इसको मिलकर इंशाल्लाह अल्लाह ताला के करम से इसको पहले भी शिकस्त दी है, इस बार भी शिकस्त देंगे। और ये एक ऐसा चीज है जिसपे अगर आपने देखा होगा जो LCOC जिसको असद उमर साहब लीड करते हैं, वहां पे आपने देखा होगा बड़ा नॉन पॉलिटिकल नॉन पार्टीसन तरीके से उसको चलाया गया है, बड़ा प्रोफेशनली। तो आई एम इंशाल्लाह वेरी होपफुल के सही स्टेप्स लिए गए हैं, वक्त पे लिए गए हैं। और आपको याद होगा पिछली बार तो पीपल्स पार्टी का एक गिला रहता था कि आपने जो है वक्त पे स्टेप्स नहीं लिए। इस बार तो आई थिंक के मरकज ने ज्यादा लीड ली है। लेकिन अली साहब, आप इनको कन्विंस किस तरह करेंगे? क्योंकि ये तो यही कह रहे हैं कि हम दरअसल में चूंकि हुकूमत मुखालिफ तहरीक चला रहे हैं और हमें इस वजह से रोकने की कोशिश की जा रही है, किस तरह कन्विंस करेंगे इन अपोजिशन जमातों को आप? देखें, ये तो खैर बहरहाल रिस्पॉन्सिबल लोग ये खुद भी हैं, और वहाँ जो लोग आते हैं उनकी जिंदगी की भी एक जिम्मेदारी हम सब पे आती है। तो आई एम वेरी होपफुल कि बेटर सेंस विल प्रिवेल, क्योंकि इंसानी जिंदगी से ज्यादा अहम तो कोई चीज नहीं है। और अगर डॉक्टर सब ये कह रहे हैं, और आप देख भी रहे हैं कि इनकी भी जमात और हमारी भी जमातों से, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान साहब, शैला रजा साहब और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। नाज़रीन, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।